कि अब की बार 400 पार मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। मोदी जी ने जो 10 वर्षों में ईमानदारी से, कड़े परिश्रम से जो मेहनत की है, उसका परिणाम है कि लोग दिल से प्यार नरेंद्र मोदी जी को करते हैं और तभी मन से लोग बोलते हैं कि अब की बार 400 पार वोटें दे करके मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। अगर हम देखें इन 10 वर्षों में बारीक से बारीक जगह भी अगर हम नजर डालें, देश बदला हुआ बड़ी गति से नजर आता है। 2014 का करनाल अगर हम देखें, 2024 का करनाल देखें, आपको बड़ा अंतर इसके अंदर नजर आता है। गजब के विकास हुआ है और देश पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत एक चमकता हुआ सितारे के रूप में निकल करके आया है। भाइयों, आज देश की समस्याओं का भी समाधान हुआ है। लंबे समय की जो समस्याएं थी, जिनको हम देखते थे कि ये समस्या के देश के लोगों के बीच में परोस करके, देश के लोगों को भयभीत करके वोट ले लेते थे, समाधान नहीं खोजते थे, उसका रूप दिखाते थे, रूप दिखा करके वोट कलेक्ट कर लेते थे। भाई, जब इनका काम ऐसी चल रहा था फिर विकास की तो जरूरत नहीं थी, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने आकर के उन सब बातों को पीछे छोड़ दिया कि बात से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम चलेगा। और उसका परिणाम अगर हम देखते हैं 10 वर्षों के अंदर, आज देश का रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, देश के अंदर एम्स बनाने की बात, देश के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाने की बात, देश के अंदर यूनिवर्सिटीज बनाने की बात। अगर हम देखें 2014 में देश में 18,000 गांव ऐसे थे आजादी के बाद जिनमें बिजली ही नहीं गई थी, और नरेंद्र मोदी जी ने आकर के एक मिशन मोड में काम किया और जो टारगेट रखा, उस टारगेट से 500 दिन पहले देश के हर गांव के अंदर बिजली भेजने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। उनके लिए आजादी का कोई महत्व नहीं था। अंधेरे में बैठते थे, पीने की ठीक पानी की व्यवस्था नहीं थी, मेडिकल की सुविधा नहीं थी, एजुकेशन की सुविधा नहीं थी। जब ये सारी सुविधाएं नहीं थी तो बिजली अंधेरे में बैठते थे। अभी भी लैंटर्न जला करके वो रात को अपना जीवन बसर करते थे। इस पीड़ा को ये 60 सालों में नहीं समझा गया। इस पीड़ा को मात्र 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने समझा और उसका समाधान निकाल दिया। ये बड़ी खुशी की बात है। अगर हम देखते हैं रेलवे की कनेक्टिविटी इन 10 वर्षों में 20,000 किलोमीटर 60 वर्षों के अंदर रेलवे को इलेक्ट्रीफाई किया गया, और इन 10 वर्षों में रेलवे को 100% इलेक्ट्रीफाई किया गया। इलेक्ट्रीफाई नहीं किया गया, वंदे भारत जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ट्रेन भी देश के लोगों को उपलब्ध कराई, तेज गति की ट्रेन उपलब्ध कराई। मैं देखता था, ये 2014 से पहले की बात, 2014 की भी बात ले लीजिए। ट्रेन में अगर सुबह 6 बजे आना होता था, अगले दिन सुबह 6 बजे आती थी। ये हालात ट्रेनों के थे, परंतु इन 10 वर्षों के अंदर अगर 6 बजे ट्रेन आनी है, 5:55 के ऊपर प्लेटफार्म पे आकर के खड़ी हो जाती है।
ये मोदी का बदलता भारत है। भाइयों, इस गति से देश बदला है। इस प्रकार से देश की समस्या धारा 370 जम्मू कश्मीर की कितना संघर्ष किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने महाबलिदान दिया, इसलिए दिया कि इस देश के अंदर अगर मुझे अपने देश में भी जाना पड़े और परमिट लेकर के जाना पड़े तो ये मुझे गवारा नहीं है। भाइयों, वो व्यक्ति यात्रा शुरू की, जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट के अंदर इंडस्ट्री मिनिस्टर था। जब उसने देखा कि न्याय नहीं मिल रहा, ये जम्मू कश्मीर भी हमारे हाथ से जा रहा है, उस व्यक्ति ने तुरंत त्याग पत्र दिया। त्याग पत्र देकर के यात्रा शुरू करी और यात्रा शुरू की आपके सामने बिना परमिट के जम्मू कश्मीर के अंदर एंटर कर गया और उसका हसर ये हुआ कि उसको गिरफ्तार करके 1 महीने के अंदर ही उसको परलोक में भेज दिया। आज तक पता नहीं लगा कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। इस प्रकार का शासन तंत्र था, क्या सोच थी। परंतु उस परमठ प्रथा से निजात भारत के लोगों को मिली। मैं ये भी देखता था, मैं जब जम्मू के अंदर काफी समय रहा हूं और जब मैं किसी परिवार के अंदर जाता था तो वहां के लोग बोलते थे, वहां की महिलाओं की दुर्दशा देखते ही पीड़ा आती थी मन के अंदर। इस प्रकार का तंत्र वहां पर था और वो ये बात बोलते थे कि अगर जम्मू कश्मीर की बेटी भारत के अंदर शादी करे तो अगर वहां कोई दुर्घटना हो जाती है आगे परिवार में और लड़की को वापिस आना पड़ जाए तो लड़की को माँ बाप की संपत्ति के ऊपर कोई अधिकार नहीं रहता, अधिकार भी नहीं रहता, उसको वोट पाने का अधिकार भी खत्म हो जाता। ये इस प्रकार का कानून था। और अगर वो बच्ची पाकिस्तान के किसी लड़के से शादी कर ले तो उसके सारे अधिकार बरकरार रहते थे। इस प्रकार का तंत्र था, परंतु इसको खत्म नहीं किया। ये बेटियों को भुगतना पड़ता था, बड़ी पीड़ा होती थी माँ बाप के मन में भी। इस बात को लेकर के हम तभी से ये बात कर रहे थे कि ये धारा 370 को समाप्त करेंगे। समय 2019 के अंदर आप सबके आशीर्वाद से आया और 2019 में जब वो समय आया कितने लोगों ने इसका विरोध किया। घमंडिया गठबंधन के तमाम लोग एक मंच के ऊपर आ गए कि भाई धारा 370 को समाप्त नहीं कर सकते। अभी भी पीड़ा नहीं जा रही। कांग्रेस ने अभी भी मैनिफेस्टो में लिख दिया, अपने मैनिफेस्टो में ये लिख दिया कि हमारी सरकार बनेगी, हम धारा 370 को रिवर्ट करेंगे। अरे आपको कौन वोट दे रहा है? आप क्यों सपने देख रहे हैं? अरे धारा 370 जो आतंकवाद पनपता था, पूरा देश उससे भुगता था, किस प्रकार का वो कानून था। अरे वहां के बहुत एक बड़े वर्ग को वोट पाने का भी अधिकार नहीं था। 3 परिवार की दुकानदारी धारा 370 के नाम के ऊपर चलती थी। कांग्रेस पार्टी थी, ये फारूक अब्दुल्ला की पार्टी थी, एक पीडीपी की नेता है उसकी पार्टी थी। इन लोगों ने डट करके विरोध किया और मोदी जी ने कहा है कि जब तक मोदी बैठा है इस धारा 370 की तरफ कोई देख भी नहीं सकता। ये ऐसा शासन देश के अंदर बैठा है। ये लोग उसको बदलने की बात कर रहे हैं, हमें दुख होता है। अरे वहां का एक अलगाववाद का नेता जिसने जम्मू कश्मीर की घाटी के अंदर अरे तबाही मचाई है, कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाल दिया,
अपने घरों को छोड़ करके चले गए, अपने जमीन को छोड़ करके निकल गए, टेंटों में जीवन व्यतीत करने लग गए। पाकिस्तान के इशारे के ऊपर वो अलगाववाद को लेकर के वहां आतंकवाद को फैलाता था। किस प्रकार से वहां पर बेटियों के साथ अत्याचार किया जाता था, कोई सुनने वाला नहीं था। और यहां तक कि हमने देखा कि जो व्यक्ति इतना अत्याचार कर रहा है, देश का प्रधानमंत्री अपने ड्राइंग रूम में बिठा करके उसको चाय पिला रहा है। अरे ये किस प्रकार की राजनीति चल रही है, ये किस प्रकार का सिस्टम था। और जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, ड्राइंग रूम की तो बात दूर की है, उसी दिन का जेल के अंदर सलाखों के पीछे बंद पड़ा है वो यासीन मलिक, जो आतंकवाद को बढ़ाने का काम करता था, जिसने कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार किया। उस व्यक्ति की जगह ड्राइंग रूम में नहीं, ऐसे व्यक्ति की जगह तिहाड़ जेल के सलाखों के पीछे होती है। और ये काम ये नरेंद्र मोदी ने किया है। और वो व्यक्ति जब चुनाव आता है, जेल के अंदर पड़ा है, और जेल के अंदर पड़ा पोस्टर लगवा रहा है दिल्ली के अंदर अभी भी, और ये वकालत कर रहा है कि कांग्रेस को जितवाओ। ये पोस्टर लगा रहा है। ये कांग्रेस किस दिशा में इस देश को ले जाना चाहती है। भाई ये दो धाराएं देश के अंदर है। एक धारा वो धारा है जिस शासन के अंदर हमारे सैनिकों के ऊपर पत्थरबाजी होती है। एक विचारधारा वो है हमारे सैनिकों के ऊपर आतंकवादी आकर के गोली चला देते हैं। अगर हमारा सैनिक अपने बचाव में गोली चलाता था, उससे हिसाब मांग लिया जाता था। आपने गोली कैसे चलाई है, इसका हिसाब दीजिए। अगर वो हिसाब नहीं देता था, कोर्ट मार्शल करके उसको जेल में डाल दिया जाता था। अरे ये आतंकवादियों को संरक्षण देने वाली सरकार, इसके कारण से पूरे देश के अंदर आतंकवाद फैला हुआ था। हम देखते थे भीड़ भाड़ वाले इलाके में गोले फट जाते थे, भाइयों बसों में फट जाते थे, ट्रेन में फट जाते थे। सरकार पल्ला झाड़ लेती थी। सरकार ये बोल देती थी कि भाई ये तो जैसे मोहम्मद का आतंकवादी संगठन ने जिम्मेवारी ली है वो काम करके चले गए, लश्कर तौबा ने जिम्मेवारी ली है वो काम करके चले गए। सरकार कुछ नहीं कर पाती थी। इन 10 वर्षों में आपने देखा, उसी दिन मोदी जी जब आप लोगों का आशीर्वाद मिला, बॉर्डर के ऊपर सैनिकों के बीच में गए और जाकर के सैनिकों को एक बात कही कि अगर उधर से गोली आती है आप 100 गोली चला दीजिए, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ये मजबूत भारत है। ये मजबूत भारत है, ये सुरक्षित भारत है। भाइयों दो विचारधाराएं हैं। मोदी जी की सोच है, मोदी जी वोट मांगते हैं कि हमने इस देश को बचाना है। एक मंडिया गठबंधन के लोग इकट्ठे हो गए, आप उनको देख लीजिए वो कौन है, आपको पूरा मालूम है। उनकी एक ही सोच है, उनकी सोच है भ्रष्टाचारियों को बचाना है। उनको देश से कोई मतलब नहीं है, देश के लोगों से कोई मतलब नहीं है। भाइयों ये किस प्रकार की उनकी विचारधारा है। मोदी की विचारधारा इस देश को आगे ले जाने की है। और हमें तो तब जाकर के बहुत ज्यादा दुख हुआ कि एक बड़े दल का नेता, विपक्ष का नेता भी नहीं कहूंगा क्योंकि विपक्ष का नेता है नहीं, अगर वो बना भी है तो सहयोग से बना गठबंधन गठबंधन के लोगों से। और वो व्यक्ति इंग्लैंड की असेंबली में जाता है, राहुल बाबा वहां के सांसदों के बीच में जाता है और जाकर के वहां बोलता है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, आप आए इंटरफेयर करें ताकि लोकतंत्र को बचाया जा सके। ये राहुल गांधी की सोच है। ये राहुल गांधी बोल रहा है, इंग्लैंड के अंदर बोल रहा है, सांसदों के बीच में जाकर के बोल रहा है, जिन लोगों ने इस देश के ऊपर 400 वर्ष तक गुलाम बना करके रखा,
अत्याचार किए इस देश के लोगों के ऊपर, उनको आमंत्रित कर रहा, देश को किस दिशा में ले जाने का काम कर रहा है। भाइयों, निर्णय आप लोगों ने करना है, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है, मैंने कहीं जाना है, बहुत सारे काम भी हैं जो मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर देश को ऊंचाइयों के ऊपर ले जाने के लिए किए हैं। हम सब के आंखों के सामने है। आज देश कितनी गति से बढ़ा है। आज देश इन 10 वर्षों में 11वें स्थान से भारत 5वें स्थान के ऊपर आर्थिक रूप से मजबूती में आकर के खड़ा हो गया है। मोदी जी ने संकल्प लिया है 4 जून के बाद ये भारत तीसरी दुनिया की आर्थिक स्थिति में आ जाएगा। भाइयों, ये भारत की कल्पना ये नरेंद्र मोदी कर सकता है, ये कांग्रेस घमंडिया गठबंधन या राहुल नहीं कर सकता। निर्णय आप लोगों का है। आप लोगों ने ऐसे व्यक्तित्व को, अरे मनोहर लाल जी ने कोई छोटे काम नहीं किए हरियाणा के अंदर, मैं तो बड़े नजदीक से देखा है। मनोहर लाल जी ने गुड गवर्नेंस के अंदर पूरे देश में अगर कोई प्रदेश आता है तो हरियाणा का नाम आता है। भाइयों, इतने जबरदस्त काम किए, इसका लंबे समय तक हरियाणा के लोगों को लाभ मिलेगा। मैं आज आप सबके चरणों में ये अपील करने के लिए आया हूँ। आदरणीय जयप्रकाश गुप्ता जी, जिन्होंने आज इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, एक बात मैं आपसे कहने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आया हूँ कि ऐसा संत व्यक्ति है। भाइयों, आपने पहले 2019 में ये लोकसभा की सीट पूरे देश में नंबर 2 के ऊपर आई थी। मैं ये चाहता हूँ कि ये लोकसभा की सीट पूरे देश के अंदर नंबर 1 के ऊपर कमल का फूल खिल करके नरेंद्र मोदी जी के पास जाए। मेरा ये आप लोगों से, ये आपके चरणों में अपील है। और एक कमल का फूल आपने खिला करके आप सब ने वो चंडीगढ़ लेकर के जाना है। भाइयों, कमल का बटन तो करनाल में दबेगा, परंतु उसकी ताकत नरेंद्र मोदी के पास जाएगी। और जब वो ताकतवर होगा तो भाइयों, देश विकास की ऊंचाइयों को छुएगा। आप सब इतनी संख्या में आए, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं।